तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रॉब्लम क्या था और फिर साइमन का क्या प्रॉब्लम था? एफ.डब्ल्यू. टेलर चाहते थे कि आदमी प्रोडक्टिव बने, और टेलर क्या चाहता था, साइमन क्या चाहता था, व्यक्ति अच्छा निर्णय ले। व्यक्ति अच्छा निर्णय ना ले और व्यक्ति प्रोडक्टिव भी बन जाए, ये कंट्राडिक्टरी हो गया ना। तो एक प्रकार से जो चाहता था कि व्यक्ति प्रोडक्टिव रहे, अच्छा यूनिट दे, अच्छी उत्पादन दे, और एक चाहता था बाद में कि अच्छा बिहेवियर करे डिसीजन को लेके। ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की जरूरत थे ना, अच्छे डिसीजन और अच्छे। तो सोशल जस्टिस जैसे है, हम लोग गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट लोगों को स्किलफुल बनाए, ठीक है ना। गवर्नमेंट लोगों को स्किलफुल बनाए, लेकिन ये स्किलफुल बनाएंगे कैसे बिना बेहतरीन डिसीजन के? स्किलफुल होंगे तो सोशल अनजस्टिस खत्म हो जाएगा, और अगर डिसीजन अच्छा लेंगे तो जाहिर है कि जो सोशल जस्टिस है वो भी काफी हद तक लोगों के समीप आएगा। तो जोर किस पे देना है? अगर हम सोचें कि वोट पे जोर दें, हम सोचें कि इस पे जोर दें, उस पे जोर दें, तो जोर देने की जरूरत है स्किल पर। भाई भुखमरी क्यों है? क्योंकि कमा नहीं पाते वो। भाई एक गरीब आदमी के पास 1 लाख रुपया है, उसको आटा मिल सकता है कि नहीं? भाई गरीबी की क्या डिफिनीशन है? गरीबी की एक ही डिफिनीशन है, पैसा हो गरीब नहीं है, पैसा नहीं है आप गरीब हैं। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, टेलर वाला आदमी नहीं है आप। और टेलर वाला आदमी इसलिए भी नहीं है क्योंकि आप साइमन वाले भी आदमी नहीं है, क्योंकि आप डिसीजन भी ठीक नहीं लेते हैं। जैसे आप बर्थडे में जाएं, आप शादी ब्याह में जाएं, आप अपने रिश्तेदारी की शादी में 1 हफ्ते के लिए चले जाएं, घर में पूजा पाठ हो, आप 3 दिन क्लास ही में ना आए, मतलब मान लो ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं जिसमें आप इस तरीके से समय देते हैं, तो आपका डिसीजन है वो कि हम 3 दिन क्लास नहीं जाएंगे। क्लास में नहीं जाना भी एक डिसीजन है, क्लास में जाना भी एक डिसीजन ही है। तो आप प्रोडक्टिव कहाँ के लिए बन रहे हैं? रिश्ते नाते वाले कहेंगे वो तो बहुत, देखो यार हर उसमें आते रहते हैं, देखो तो ये बड़ा काम करता है आके, हमारे यहाँ आया था हमारी बेटी की शादी में, 3 दिन तक तो वो खुद ही पानी उनी भरता था, अपना आलू उलू छिलवाता था, कद्दू उद्दू कटवाता था, बारातियों के लिए बड़ा उसने देख रेख किया। 14 तखत था भैया, उसने 14 तखत, 2 आदमी को लेकर 14 तखत ढोया। वो बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन आपका प्रोडक्शन रिजल्ट क्या है? टेलर ने यही तो कहा ना कि रिजल्ट बताओ। रिजल्ट तो वहां पर मैं समझता हूं कि स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिला? शादी में तखत ढोइए और धेले भर का फायदा ना हो आपको, ठीक। तो यहाँ आपका डिसीजन क्या है क्या नहीं, आप इसको अच्छी तरह से वेरी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ संयमित नहीं हैं तो आपको अभी तक यही नहीं पता चला होगा कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। आपको पता ही नहीं, हम एथिक्स सोशल जस्टिस सब पढ़ा रहे हैं। आप चैप्टर खोलो, गरीबी और भुखमरी सोशल जस्टिस का चैप्टर है। लास्ट में जब सोशल जस्टिस सिविल सर्विसेज सिलेबस खोलो तो उसमें लिखा गरीबी भुखमरी। चैरिटी, दानकर्ता, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ वगैरह, ये जितने औद्योगिक जो देखे होंगे फंड देते हैं 2%, ये सब क्या है? ये सोशल जस्टिस के लिए। तो जो कृपा जहां से लेनी है देनी है, वही तो सोशल जस्टिस हो गया। भाई आप सरकार की तरफ देखते हैं तो सरकार एक बड़ी इकाई हो गई ना। सरकार तो देश की व्यवस्था देखती है, लेकिन इसी व्यवस्थाओं के बीच में कई उप व्यवस्थाएं और कई इकाइयां काम करती हैं। आदिवासियों के लिए चले जाएंगे, उप योजनाएं मिलेंगी आपको बहुत सारा। अभी 10% जो
सवर्ण आरक्षण है वो भी इसी व्यवस्था का हिस्सा बना ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई। तो आप क्या कर रहे हैं, 10% से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो वक्त के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ गए। तो जब पिछड़ गए तो टेलर के हिसाब से क्या हुआ, एफडब्ल्यू टेलर के हिसाब से प्रोडक्टिव नहीं थे, और प्रोडक्टिव नहीं थे तो साइमन के मानव में चले जाएंगे, जिसका मानव प्रशासनिक है, जो कहता निर्णय तुम ठीक से नहीं लिए। तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गई ना, कि जो 10% जिनको आरक्षण दिया उनके निर्णय गलत हो गए, या जिनके अधीन सत्ताएं थी, जो सत्ताधारी थे, वक्त के साथ उनके फैसले गलत हो गए। क्यों भाई? तो वक्त के साथ क्या हो रहा है, यही तो सोशल जस्टिस अनजस्टिस करेगा। जैसे आप हैं, ब्याह शादी में जा रहे हैं, वक्त है पढ़ाई का, 22 साल 20 साल उम्र हो रही है, और आप बर्थडे मना रहे हैं दूसरों का। हाँ, बहन के ससुराल में शादी है तो आप एक हफ्ते से वहीं पड़े हैं। किराएदार की बेटी की शादी हो रही है तो उसमें आप तख्ता उठा रहे हैं। हमें इस बात का गुरेज नहीं कि आप आए जाए ना, लेकिन अपनी परिस्थिति को तो देखिए कि आप कौन सा समय किसके लिए कैसे चुनना है, यही तो निर्णय है ना। क्यों? तो इससे फिर सोशल अनजस्टिस के खतरे रहेंगे। कल लोग आपसे ये आज जो अच्छा कहते हैं वो अच्छा नहीं कहेंगे। तो आज आपका रिकग्नाइजेशन की फिराक में मत पड़िए। आज अगर आपको कोई आलोचना करता है, करने दो उसको। कल जब आप सफल हो जाएंगे तो वो पहले नंबर पर वही आएगा जो आपको सकारात्मक बोलेगा आपके लिए। क्योंकि आज की आलोचना का क्या लेना देना। एक चीज बताइए, आपके कपड़े उतने अच्छे नहीं होंगे, आपके सीखने वाले तरीके हैं तो गलतियां होती रहेंगी, आपके जेब में उतने पैसे नहीं होंगे, आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं हो, भाई कोई सुविधा तो नहीं है ना आपके पास। तो आपके देखा जाए तो आलोचना के जिसको करना है, जो सोचना हो, बहुत सारे बिंदु मिलेंगे उसको। तो आप कहां कहां उसका जवाब देंगे? नहीं, आप बताइए कहां कहां जवाब देंगे उसके। भाई कोई कहेगा कि इनके कपड़े तो यार बड़े खराब रहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये तो इसके पास तो कहीं होटल में कभी समोसा चाय तो कभी बैठ खाता ही नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं रहते। तो क्या करेंगे आप? अरे कहने दो लोगों को। आज की तारीख में आप रिकग्नाइजेशन लेकर क्या करेंगे? जब हमारा देश आजाद हुआ तो चुनौती सोशल जस्टिस को उसी समय से थी कि नहीं? हाँ, 18.33% साक्षरता को बढ़ाना था। क्यों? जो गरीबी थी हमारी, 1989 में चले जाइए, लकड़ा वाली कमेटी की रिपोर्ट को पढ़िए, तो 36.10 इतना फीसद जो है, इतना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे लोग थे। आज से 33 वर्ष पहले, ठीक, 21 पॉइंट समथिंग, और अब तो कुछ और कम बता दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मत यह है कि 27 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 27 करोड़, प्रतिशत नहीं बोल रहा, वही हो जाएगा, प्रतिशत में जाएंगे तो 20-21% ही मिलेगा, जिसमें 19 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पे। तो 19 करोड़ अगर भूखमरी करा है तो करीब करीब 7-8 ऑस्ट्रेलिया तो आपके यहाँ भूखमरी में रहता है। यूरोप के कई देशों को मिला दीजिए तो उतने तो यहाँ भूखमरी में रोक देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 1840 में इटली के पादरियों ने एक प्रकार सोशल जस्टिस के लिए कदम उठाया, तो इटली क्या हो गया? दूसरा देश हो गया। आप अब सोशल जस्टिस के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन में जाइए। अगर हम ये कहें कि इंग्लैंड में 90th जो सेंचुरी थी उसके आखिर में जाकर के गिरजाघर से चैरिटी शुरू हुई, तो अब आपको ये जानकारी तो होना चाहिए ना। अब इतिहास में कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इतिहास तो, और इतिहास मैंने बोला ना कि इतना मेहनत करने के बाद 250 नंबर, ये इतने के बाद है।
और इतना एक एथिक्स है मात्र। अब जरा सेकंड पेपर में देखो, पूरा संविधान पढ़ो, प्लस सोशल जस्टिस पढ़ो, प्लस गवर्नेंस पढ़ो, प्लस IR पढ़ो, तब जाके 250 नंबर मिलेगा। आप जरा देखो कहाँ से, मतलब झाबा एक बार मारते हैं 10 मछली मिलती है, कहाँ हमें 10 बार झाबा मारना 5 मछली मिलेगी। इसकी फ्रीक्वेंसी जरा समझो ना है? अब थर्ड पेपर को देखो, इकोनॉमी है प्लस इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट है प्लस इंटरनल सिक्योरिटी है प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट है प्लस साइंस एंड टेक है, तब जाके 250 नंबर कंप्लीट होगा। और इसको भी तोड़ देंगे ना तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बृहद सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे लड़के तो जो होशियार हैं वो जानते हैं कि थोड़ा एथिक्स में थोड़ी मेहनत करेंगे, यहाँ पे उठाएंगे ना। और जो थोड़े वैसे लड़के हैं वो सोचते हैं कि मेरा इतिहास पूरा हो जाए, मेरी फिजिक्स पूरी हो जाए, मेरा ये भी। आपको नंबर तो दे रहा है नहीं। वही अम्बेडकर ने क्या किया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या किया, अरस्तू ने, प्लेटो ने, एक तो फिलॉसफी में थोड़ा सा अगर अपना मोमेंटम डाल दें, कितनी तेजी से तो समझ में आता है। सद्गुण क्या तुम्हारी ही तो बात हो रही है, तुम्हारी ही तो बात हो रही है। टेक्नोलॉजी में हमने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, रटो स्पेस टेक्नोलॉजी, हाइड्रो पावर, बिजली कैसे क्या स्थिति है पढ़ो। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी है, हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं। तब भी गारंटी नहीं है कि कुछ होना है उसमें। तो सब्जेक्ट ढाई ऊपर से कम समय में ले रहा है, इसको तो लेट बैठ के पढ़ लो, चीजों को यहाँ वहां से कलेक्ट करके कलेक्टिव बिहेवियर कर दो। देखो ना कितना खुला हुआ। इसमें तो हमने हिस्ट्री में भी, आपने अभी जैसे ना इंडियन सोसाइटी है, आर्ट एंड कल्चर है, ये वगैरह वगैरह भी तो जहमत है अलग तरीके से समझने का। तो ये जैसे अब हमने अभी कहा तो आपको समझ में आ गया हो, या आपको पहले दिन समझ में आना चाहिए, खुद से कब समझ में आएगा। अब देखो जैसे निबंध है, 250 नंबर का निबंध होता है, 2 निबंध लिखना है, 250 नंबर के निबंध में सिर्फ 2 निबंध लिख के 250 नंबर उठाया जा सकता है। 8 टॉपिक मात्र एथिक्स का पढ़ के 250 नंबर लिए जा सकते। इस पर आपका ध्यान नहीं है, ध्यान उस पर जो दुनिया भर के पढ़ेंगे फंसेगा कि नहीं कुछ पता नहीं है। क्या समझे? तब ये तो कम ज्यादा करके जो 1000 नंबर पा गया आगे बढ़ेगा। अब जैसे एथिक्स, आपको क्या लगता है, आपको पता ही नहीं, लोग एथिक्स से बहस शुरू करते हैं, हजारों की भीड़ मिलती है। ये नहीं लोग पढ़ाने वाले, अब पढ़ाने वाले लोग नहीं है एथिक्स को। एथिक्स पढ़ाएगा कौन? एथिक्स वो पढ़ाएगा जिसको पॉलिटिकल साइंस का, फिलॉसफी का, सोशियोलॉजी का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमी का और पॉलिटी जो मैंने बताया संविधान वगैरह का, थोड़ी हिस्टोरिकल नॉलेज होगा। इतना विषय का ज्ञान जो है, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट हो, बहुत मुश्किल है सबके पास होना। हम ही हैं वीडियो जो भेजते हैं एथिक्स वाला, एक है राम कुमार पांडे, फिलॉसफी में PhD है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, 37 साल का भी तैयारी करता है। उसका रिमार्क देखिए, बोलता है सर गांधी को आप इस तरीके से देखते हैं, हमने तो कभी इस नज़र से देख, वो जबकि फिलॉसफी में PhD है, पढ़ा लिखा ठीक आदमी है, आप नजरिया दे देते हो तो आप इस तरीके से देखो। यही मोमेंटम तो चाहता है कमीशन, नए नजर वाले लोग। IAS नजरिया है ना, बाकी नौकरियां हैं। IAS जो कहता है वही तो बाकी करते हैं भाई।
कोर्ट कचहरी जो हमारे होते हैं ना, छोटी अदालतें, वो निर्णय देती जो कानून की किताब में लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो जो कहते हैं वो कानून हो जाता है। ये फर्क है। तो सिविल सर्विसेज जो है ना, सिविल सर्वेंट एक नजरिया देता है, वो जो कहता है वही काम हो जाता है, और बाकी लोग उस काम को करते हैं। तो आपकी कॉपी में अगर काम करने वाला दिखेगा, नौकरी वाला दिखेगा, तो नंबर नहीं देगा, नजरिया वाला दिखना चाहिए। तो गांधी को आप किस नजरिए से देखते हैं, या सवाल जो पूछा गया उसमें आपका क्या दृष्टिकोण है? अभी यहीं सड़क पे मैं जा रहा हूं और किसी को मैं लिफ्ट दे दूं बिना मांगे, खट से उसका नजरिया ये होगा कि इनका क्या इंटरेस्ट है। ऐसा बिल्कुल सही नजरिया है, उसका सोचने में कोई दुविधा नहीं। एक बार हो सकता कोई पुरुष हो तो शायद उतना नजरिया ना उसका हो, लेकिन कोई महिला हो और मैं जा रहा हूं, मुझे लगता है यार यहां से वाहन मिलेगा नहीं, मैं खाली जा रहा हूं कार में, तो मोड़ पे हमने धीमा करते हुए बोला कि आप आगे, मैं ड्रॉप कर सकता हूं आपको। खट से उसका नजरिया ये हो जाएगा कि ये आदमी जो है मुझे क्यों छोड़ना चाहता है। यही नजरिया तो उसको क्योर करेगा ना, उसे प्रोटेक्शन देगा ना, यही नजरिया तो चाहिए। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, नहीं यहां से कोई गाड़ी मिलती नहीं है, मैं प्रयास आईएएस का डायरेक्टर हूं, मैं पढ़ाता हूं, मेरा घर है यहीं पे, मैं रोज नेहरू कॉलोनी की तरफ से उधर जाता हूं डीएवी सेंटर पर अपने एक, और तो आप चाहें तो मैं आगे कहीं ड्रॉप कर सकता हूं। ठीक है, तो हम वो बता रहे हैं जो हम हैं, है ना, लेकिन उसका नजरिया फिर भी नजरिया रहेगा। अच्छा आप वहां पढ़ाते हैं, फिर मेरे कपड़े लत्ते को देखेगी, मेरी बातचीत को देखेगी, कहीं ना कहीं उसका जो समझ है वो इक्वरेसी पे, सोशल अनजस्टिस ना हो किसी प्रकार का, कोई प्रॉब्लम में ना हम फंसे। भाई लिफ्ट लेना बुरा नहीं है, लेकिन लिफ्ट के लिए शिफ्ट कहां हो रहे हैं तो हमने उसको समझा के, मतलब ऐसा बोला, उसको लगा, फिर हमने उसको ड्रॉप कर दिया बाय दफे। ठीक है, ये तो हो गया, चलो ये तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन ऐसे कोई ऐसे गुजरे तो नजरिया रखना चाहिए। मतलब भाई सब लोगों का शादी ब्याह होता है, सब लोग अननोन व्यक्ति से ही ब्याह करते हैं, या पहली बार मिलते तो अननोन ही रहता है, लेकिन ये घटनाएं तो कभी कदार देखने को मिलती है ना। तो आप नजरिया क्यों अंधे क्यों बने हुए हो? हाँ, प्यार अंधा होता है, यही तो थ्योरी है इसकी। इतना पागलपन क्यों भाई, कि आपका एग्जिस्टेंस ही खतरे में। ऐसे डेमोक्रेसी में मैं बोल रहा हूं, इतना अंधापन क्यों कि आपको बेरोजगारी नहीं दिखता, आपको सोशल अनजस्टिस नहीं दिखता, फिर आप अपने ही गिरफ्त में आ जाएंगे ना। देखो कभी कभी सपेरे को भी सांप काट लेता है और मर जाता है। जिस सांप से वो खेल दिखाता है वो सांप ही उस पर भारी पड़ जाता है। जिस बाथरूम में हम लोग बहुत अच्छा पत्थर लगा के 7 बट्टी की घिसाई करते हैं, उसी में कमर तोड़वा के लोग हॉस्पिटल में मर जाते हैं, फिसल के गिरते हैं और कोहना टूट जाता है। अपनी ही सीढ़ियों से लोग गिर करके अपने हाथ पर तोड़ लिए। आप नजरिया सही रखो। आपकी सीढ़ी का मतलब ये नहीं है कि जैसे तैसे चढ़ेंगे, आपका बाथरूम का ये मतलब नहीं है कि जैसे तैसे आप वहां उछल कूद करेंगे। नजरिया सही रखो। आपने सरकार चुनी है, इसका ये मतलब नहीं कि सरकार चुन लिया, सरकार तो हमारी माई बाप है, जो मर्जी वो करेगी। आप नजरिया सही रखो। इसीलिए हम बोलते हैं शिक्षा और जागरूकता में फर्क है। अकबर अनपढ़ था, लेकिन राजपाट कैसे चलाना है उसने नवरत्न रखे, उनसे राय मशविरा करता था, और उसमें भी अलग अलग लोगों को रखा, सब मुसलमान ही नहीं थे, सब तरीके के लोग थे। कहीं ना कहीं उसके नवरत्नों में भी धार्मिक सहिष्णुता मिलती है।
दीन इलाही छोड़ दीजिए अकबर का, तो बाकी चीजों में सब जगह उसको सहिष्णुता ही मिलती है। समझदार था ना, बटे हुए समाज में, वेराइटीज में एक हुक्म कैसे चलाएंगे। तो अनपढ़ लोग इस देश में महान शासक बन गए यार, वो भी विशाल भारत का। तो शासकों पर सिर्फ नजरिया रखो, बस कोई है उस पर नजरिया रखो, सोशल अनजस्टिस नहीं होगा तुम्हारे साथ। एक बार अपने दिल से पूछो कि हमारी समस्या क्यों बढ़ी हुई है, जवाब मिलेगा। आप सोचो कि हमारे देश में भूखमरी क्यों है, आप पूछो अपने आप से, फिर कुरे दो, आपको पता चलेगा भूखमरी की वजह क्या है, बेरोजगारी की वजह क्या है, महंगाई की वजह क्या है, समस्याएं जो आ रही उसकी वजह क्या है, गरीबी क्यों है, अभी भी पता चलेगा आपको। क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो आप उत्तर से मुंह भरना चाहेंगे। सवाल खड़ा नहीं करते, इसका मतलब नजरिया नहीं है आपके पास। और सिविल सर्विसेज आपके सामने 20 सवाल खड़े करता है हर पेपर में। सिविल सर्विसेज आपके सामने 20 सवाल खड़ा करेगा, और उत्तराखंड पीसीएस 34 सवाल खड़ा करता है और कहता है 3 घंटे में सोच के बताओ तुम क्या सोचते हो। अब उत्तर से मुंह भर दो उसका, उस सवाल का, नंबर लो, एसडीएम आईएएस जो है बनो। लेकिन अगर आप फॉलोअर हैं, क्या समझे, अगर आप फॉलोअर हैं तो नजरिए की कमी हो जाएगी, जो हर जगह आप। अरे बच्चे भी घर में बाप कुछ कहता है तो उनका अपना नजरिया होता है, नहीं पापा ऐसे कर लेते हैं, लेकिन उनका एक गिलास पानी लाओ तो पानी ला देता है, वहां फॉलो कर लेता है। कहते हैं ये चीज ला तो बोलो रहने दीजिए, अभी अगले हफ्ते चलेंगे वहां मंडी तो वहां से लाएंगे, यहां बहुत महंगा देता है। नजरिया दिया, पिताजी ने कहा चलो अच्छा ठीक, मान लिया। क्यों, तुमको कैसे पता? अरे हम एक बार गए थे निरंजनपुर मंडी, वहां बहुत सस्ता है, यहाँ से आप लेते हैं। मैं अगले वीक उधर जाऊंगा ना, जब सेला कोई लौटते समय उधर ही जाऊंगा, लाऊंगा, दे दिया नजरिया, हो गया बेनिफिट। क्यों? तब तो नजरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम व्यू बोल सकते हैं, दृष्टिकोण बोल सकते हैं, अप्रोच बोल सकते हैं, जो भी कहना कह लीजिए। तो सामाजिक न्याय का भी बच्चा अपना सिद्धांत होता है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस बोलते हैं, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस अकॉर्डिंग प्रिंसिपल है तो सिस्टमेटिक होगा। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है तो आप हड़ बहड़ करके नहीं लागू कर सकते, न्यूटन का सिद्धांत आचा पाचा करके नहीं लागू कर सकते। तो प्रिंसिपल शब्द अपने आप में ये बताता है कि एक सिस्टम है उसका। तो सोशल जस्टिस कैसे लाएंगे? मान लें अगर आपको लाना हो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय कैसे लाएंगे? हाँ, क्यों बच्चा, दुनिया में सामाजिक न्याय लाने के लिए आपको क्या लगता है कि केवल सामाजिक न्याय सोचे और हो जाएगा? हमको, अभी आपने ईरान में देखे होंगे नैतिक पुलिस को खत्म किया गया, सुने कि नहीं ये सब? हाँ, नैतिक पुलिस है ना, नैतिकता की बहुत जरूरत है। कभी कभी नैतिकता बहुत आड़े आ जाती है ना। भाई आपने मोहब्बती पिक्चर देखा है कि नहीं? उसमें वो जो प्रिंसिपल हैं अमिताभ बच्चन, वो बड़े रूल को बहुत फॉलो कराते हैं, देखे हैं कि नहीं? रूल्स को बहुत फॉलो कराते हैं, वो रूल्स ही व्यवधान बन गए। तो कभी कभी हमारे नियम भी हमारी तरक्की के विरुद्ध होते हैं। तो जरूरत क्या है? एक नजरिया देने की। सोशल जस्टिस के लिए क्या जरूरत है? एक नजरिया। सरकार को सिर्फ इतना सोचना है कि यार हमारे देश में 75 साल से भी गरीबी क्यों है? हम भुखमरी में
107वें के इंडेक्स पे क्यों खड़े हो गए भाई? हालांकि इस पर सरकार की आपत्ति है, इस डेटा पर सरकार की आपत्ति है 107वें नंबर। तो सोशल जस्टिस किस पर डिपेंड है? एक हमें इथिकल गवर्नमेंट चाहिए। क्या चाहिए? हमारे देश में क्या है बच्चे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमें एक नैतिक सरकार चाहिए, है ना? अब आप ये कह सकते हैं कि सर सरकार तो नैतिक होती ही है। भाई लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार में नैतिकता की किस बात की कमी है? क्यों? नैतिकता लोकतंत्र से मतलब युक्त सरकार स्वयं में नैतिक है, लेकिन सत्ता का जो स्वरूप है वो हमेशा संशय से भरा रहा है। सत्ता चूंकि शक्ति और वैधानिकता के जोड़ होती है, सत्ता उसे कहते हैं जिसमें शक्ति और वैधानिकता मिला दी जाए तो वो सत्ता बन जाती है। और वैधानिकता का दुरुपयोग भी होता है, शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी होगा तो हो सकता है कि अमीरी के कारण वो कुछ दुरुपयोग करता हो। इसलिए सत्ता बहुत ही मजबूत चीज होती है, तो उसमें सत्ता तब नैतिक रहती है। लोकतंत्र से चुनी सरकारें नैतिक सरकार का पर्याय हो सकती हैं, लेकिन तब तक, कब तक? जब तक वो जनता का शासन रहती है। क्या समझे? जब तक हम जनता के शासन हैं तब तक हम नैतिक सरकार रहेंगे। क्या समझे? फिर मैं यहां क्लियर कर दूं, लोकतांत्रिक सरकारें नैतिक सरकार का पर्याय हैं, लेकिन यह भी डिपेंड करेगा कब? जनता का शासन। वो जनता का ही शासन है। लोग गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने जो भाषण दिया था 1860 में, वहीं तो बोले थे इसको, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यही तो बोले थे ना वो। ठीक है। अब अगर जनता का शासन जनता पर शासन हो जाए तो नैतिकता से बाहर हो जाएगी। आप समझे ना? तो नैतिक सरकार, इथिकल गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है क्योंकि चुना तो जनता ने, उसको तो आप बदल नहीं सकते, बट इथिकल है। यह किस पर डिपेंड करेगा? जब जनता का शासन बनी रहेगी, जनता पर शासन हुआ तो इथिकल नहीं रहेगी। फिर जो पावर को पसंद होगा वो किया जाता है। तो कोई भी सत्ता हो कहीं की, पावर का प्रयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो आप सब्जी भी खरीदते हैं और आइसक्रीम भी खा के आते हैं जो बिना योजना का खर्च है। गोलगप्पे भी खा लेते हैं रास्ते में, लेस का या ऐसे कुछ पैकेट भी आप ले लेते हैं जो कि आपकी योजना का हिस्सा नहीं है। ऐसे हमारे बजट में भी होता, नियोजित बजट होते हैं, गैर नियोजित। भूकंप आ गया, कोई योजना नहीं थी हमारी। लैंडस्लाइड हो गया, हमने कोई, ये गैर नियोजित हमारे खर्च भी चलते रहते हैं। तो सत्ता में ये दोनों संदर्भ हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर जनता का शासन है जनता का, तो जनता को खूब अच्छी चीज मिलती रहेगी। अगर माना हम 107वें नंबर के हंगर इंडेक्स पे हों और 50 साल की बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हों, तो दोनों दृष्टि से ये जनता के लिए अनुकूल नहीं हुआ। समझ गए? तो ये जो अब यहां पर सोशल जस्टिस कैसे होगा, सवाल जो पड़ा है वो तो है ना। फिर तो गरीबी और भूखमरी के मुद्दे तो ऐसे बिना प्रश्न उत्तर के ही फंसे रह जाएंगे ना।
तो इसका असल जवाब कहां से मिलेगा? जवाब भी उन्हीं से खोजना पड़ेगा। पिता कितना भी पीटे, लेकिन शाम को जूते के लिए पैसा उसी से मांगना है, क्योंकि आप तो कमाते नहीं हैं। तो जवाब वहीं से मिलेगा। अब इसके लिए आपने देखे होंगे सिविल सोसाइटी, सुने कि नहीं? अन्ना हजारे साहब ने लोकपाल बिल के लेकर के एक आंदोलन चलाया था आज से 10 साल पहले, 2011-12 में, सुने कि नहीं? तो उन्होंने लोकपाल बिल को लाने के, भ्रष्टाचार वगैरह यार खत्म करो, ये बिल लाओ, जरा कानून बनाओ, एक लोक आयुक्त लाओ, ठीक। जो 2013 में वो बिल पास हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट में के टाइम की बात है। तो वो किसके बैनर तले थे? ये केजरीवाल वगैरह सब थे, सिविल सोसाइटी था ये, ठीक। सिविल सोसाइटी क्या होती है? एक आवाज होती है। अब हम जैसे हैं, मान लिया हम अकेले पड़ जाएंगे, तो हम लोगों ने एक आवाज बनाई। सिविल सोसाइटी एक आवाज है, लाखों करोड़ों लोगों की आवाज हो जाती है। तो सरकार 1968 से लोकपाल लाने के सवाल को जवाब नहीं दे रही थी। 1968 से लक्ष्मीमल सिंघवी ने सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में रखा था। अभिषेक मनु सिंघवी के फादर थे, राजस्थान से लोकसभा मेंबर थे। यहां से यात्रा चली और 2013 में यह विधेयक अधिनियम का रूप लिया। इस समय बहुत सरकारें आई और गईं। इसी दौरान 2011 में, 11-12 कह लीजिए, अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, आंदोलन, रामलीला मैदान दिल्ली का, ठीक। भूख हड़ताल हुई, केजरीवाल वगैरह सब यहीं पे थे। यहां से ये बिल का रूप लिया। हालांकि बताते हैं कि जैसा वो चाहते थे वैसा तो नहीं बना है, लेकिन ठीक है, बन गया। और 2019 में पहला लोक आयुक्त की नियुक्ति हुई, यानी बिल पास होने के 6 साल तक भी नियुक्ति नहीं हुई थी, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा लोक आयुक्त कौन है देश के, ये नियुक्ति पहली बार हुई। अब यहां से अगर आप इस यात्रा को देखें, ये लोगों ने क्या किया? भ्रष्टाचार अगर समाज में है तो सामाजिक अन्याय होगा कि नहीं, हो रहा है कि नहीं? तो सोशल जस्टिस के लिए क्या होना चाहिए? सिविल सोसाइटी को भी सक्रिय रहना चाहिए, ताकि जो सवाल है, जो नजरिया है, वो सामने आए और सरकार जनता का शासन चलाती है तो उस नजरिए पर खरी उतरे। नहीं क्या हो जाएगा? सामाजिक अन्याय हो जाएगा, ठीक है। आप चैरिटी को देखिए, दानकर्ताओं को देखिए, एनजीओ को देखिए, जो स्वयं महिला हेल्पलाइन वगैरह कुछ ऐसा काम करते हैं, गांव में उद्यमिता का काम करते हैं, छोटे मोटे सब। SC ST OBC महिलाओं के लिए आप संविधान में देखिए, भूखमरी देखिए, गरीबी देखिए, ये जितनी कवायदे हैं, अगर इन सबको एक अनुकूल जवाब दे दिया जाए तो सोशल अनजस्टिस के खतरे खत्म हो जाएंगे, सोशल जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल जस्टिस, अब इसके लिए कुछ एनजीओ काम करते हैं, सरकारें काम करती हैं, महिला समूह काम करते हैं, संविधान काम करता है, और भी लोग जैसे औद्योगिक इकाइयां हैं काम करती हैं। 2% अपने मुनाफे में देखे होंगे वो दान करती हैं, चैरिटी वाले हैं, दान वाले हैं, सब ये करते हैं। तो सामाजिक न्याय का भी अपना एक सिद्धांत है। ऐसे उठे सवेरे और सामाजिक न्याय कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। सामाजिक न्याय का भी अपना एक सिद्धांत है, इसकी अपनी यात्रा है। वो यात्रा ये बताती है, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को जब हम पढ़ते हैं तो यात्रा एक करेंगे हम लोग,
कि 1840 में इटली से या 19वीं सदी के अंतिम जो समय था उस दौर में, वहाँ से लेकर के, तो हम लोग उसमें पाते हैं किस किस आधार पर चीज़ें क्रिएट की। जैसे कोई आईएएस बन जाए तो आप पूछते हैं ना क्या पढ़ते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, है ना। तो थोड़ा सा कि अब हम भी थोड़े चाहते हैं तो थोड़ा आधार बिंदु पता चल जाए तो हम भी इस तरीके से करें। तो चैरिटी का, महिलाओं का हेल्प समूह हो, एनजीओ हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, संविधान के अधिकार हमको जो या कर्तव्य जो सरकारों का निर्धारित है, ये तमाम जो चीज़ों का संकलन किया जाए कि किस किस कैसे कैसे करके काम किया जाए ताकि सोशल जस्टिस हो सके।